वेल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एस्केप स्पीड। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। एक ऐसी स्पीड जिसके ऊपर यदि हम एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से हम फेंकें और वो ज़मीन को छोड़कर ही भाग जाए, उसको हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे एक कम से कम स्पीड, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी वर्टिकली अपवार्ड। आपने इस बॉडी को वर्टिकली अपवार्ड फेंकना है सो दैट इट नेवर रिटर्न्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ। वो वापस कभी ज़मीन पर ना आए, ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एक उदाहरणार्थ हम करते हैं कि ये देखिए, ये रहा आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ से आप एक मास एम को अर्थ सरफेस के ऊपर से फेंकते हैं। आपने इतने ज़ोर से फेंका, दोबारा फिर से मास नीचे आ जाएगा। फिर आपने और ज़ोर लगाया, मास फिर नीचे आ जाएगा। और ज़ोर लगाया, फिर अब वो फिर मास ज़मीन पर नीचे आ जाएगा। आपने मशीन की हेल्प से इसकी और वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया, मास और नीचे आ जाएगा। सवाल ये होता है कि क्या हम ऐसी, देखो हर बार जो है हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है। तो ह्यूमन माइंड में एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि क्या एक ऐसी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है कि हम अर्थ सरफेस से एक बॉडी को इतने ज़ोर से फेंकें कि वो दोबारा ज़मीन पर ही ना आए। तो ऐसी इनिशियल स्पीड जिसके साथ हम एक बॉडी को अर्थ सरफेस से आसमान की ओर फेंकें और वो दोबारा ज़मीन पर आए ही नहीं, उसको हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। तो ये रही हमारी डेफिनेशन। अब हम करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इसके लिए क्या होगा? एक्सप्रेशन फॉर एस्केप स्पीड। तो एक्सप्रेशन समझने के लिए हमें एक की आइडिया समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसमें कि जो की कॉन्सेप्ट जिसके आधार पर हम इस सारे एक्सप्रेशन को करेंगे वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ, इसको हम लिखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या होगा कि टोटल एनर्जी ये रहेगा हमारे पास, इनिशियल टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, इसके बराबर होना चाहिए। तो जो टोटल एनर्जी होती है, देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है, किसी पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का बेसिक एक्सप्रेशन होगा 1/2 mv²। और जो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट के ऊपर होती है वो होती है -g m1 m2 अपॉन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस प्लस सम w1 कांस्टेंट, जिसको हम प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल टोटल एनर्जी निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होना चाहिए? देखिए टोटल एनर्जी इनिशियल, शुरू में टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? तो होगी काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी शुरू में कितनी है। तो इसको हम लिख देते हैं, टोटल एनर्जी शुरू में कितनी होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 कांस्टेंट है। ये वो मास है, ये वो मास है जिसको हम सरफेस से ऊपर की ओर फेंकना चाह रहे हैं। तो ये रहा आपके पास, इसकी इनिशियल काइनेटिक वेलोसिटी होगी वी आई, सो ये वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी किसी पॉइंट के ऊपर? वो हो जाएगी -g m1 जो है वो हो गया मास ऑफ अर्थ, m2 जो हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस है शुरू में रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जितनी हाइट से आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं प्लस w1। सो ये हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखते हैं ये w1 होगा। ये बना आपके पास टोटल एनर्जी जो इनिशियल होगी वो हो गया 1/2 m, दिस इज vi² माइनस g टाइम मास ऑफ अर्थ एंड m
डिवाइड बाई आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं प्लस W1। सो ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं कि तो इनिशियल हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, हम फाइनल टोटल एनर्जी की ओर चलते हैं। सो नाउ द फाइनल टोटल एनर्जी इज फाइनल टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनली कितनी है, राइट। सो हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो मेरे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी फाइनली कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास -g मास ऑफ अर्थ, और दिस इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू r फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 प्लस W1। बट एट इन्फिनिटी हम यहाँ कहेंगे इसको टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। फाइनली वो इनफाइनाइट पर चली जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। जब आप यहाँ r वेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट टेंड्स टू ओनली W1, क्योंकि जब आप यहाँ r इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एनीथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट विल बिकम इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ सिर्फ W1 रह जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनली W1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो इट इज़ सो ईजी एंड enjoyable टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एज इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा है उसी के तरीके से हम लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6। फ्रॉम इक्वेशन नंबर मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों इक्वेशंस को लेके चलिए आप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो हमारे पास बराबर हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 1/2 दिस इज m/b² माइनस g दिस इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h प्लस W1 इज इक्वल टू 1/2 m b फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस W1। सो W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 m vi² माइनस g मास ऑफ अर्थ इंटू m डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट इज इक्वल टू 1/2 mBf²। अब यहाँ से बहुत सुंदर सीखने वाली बात है इक्वेशन नंबर 7 से। आप ये देख रहे हो कि यहाँ जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, और किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। सो ये भी पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब साफ हुआ कि यदि इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस आंसर से मतलब ये इक्वेशन 7 ये बता रही है कि आप यदि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो तो इसका आंसर हमेशा के लिए पॉजिटिव आएगा। अब हम प्रैक्टिकली बात देखें कि कैसे हो सकता है। ये तब हो सकता है यदि इक्वेशन नंबर 7 इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है यदि 1/2 mbi² या तो बड़ा हो या बराबर हो g/m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, इसके बराबर होना चाहिए। तो हमें बड़े की बात हम रहने देते हैं, हम इक्वालिटी पर इसको सॉल्व कर देते हैं।
हमें कह सकते हैं कि जो 1/2 mv² है वो कम से कम बराबर तो हो जाए g मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, राइट। तो इसमें से m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा vi² इज इक्वल टू 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ऐसे बचेगा। हम मान लें यदि हम ये कहें कि जो आप जहाँ जिस पॉइंट से आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं वो ज़मीन के बहुत नज़दीक है, तो मैं कह सकता हूँ RE+H इज़ लगभग रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगा। तो आपके पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ आप मास को ऊपर की ओर छोड़ेंगे। यहाँ देखिए इसको हम ले लेते हैं vi इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपके पास आ जाएगा √2gme अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली। तो इससे पहले हमने एक एक्सप्रेशन किया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है gme अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ gme की वैल्यू कितनी आ जाएगी, gme की जो वैल्यू होगी वो GRE² हो जाएगी, यहाँ रख दीजिए आप। तो आपके पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 अपॉन RE, तो मेरे पास बचा √2GRE ओनली। ओके, सो ये जो इक्वेशन है वो हमें ये बता रही है कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो √2GRE से कैलकुलेट की जाएगी। तो हियर हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6400 किलोमीटर। तो आप यहाँ लिख दीजिए 6400 किलो की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 10⁻³ मीटर हो जाएगी। आप डेसिमल पॉइंट को यदि यहाँ शिफ्ट करें टुवर्ड द लेफ्ट प्लस और ऐड हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं 10⁻6 मीटर। अब आप इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ताकि बॉडी दोबारा सरफेस पर ना आए वो हुआ 2 × 9.8 क्रॉस 6.4 क्रॉस 10⁻6। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं आपके पास आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आप एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को आप सरफेस ऑफ अर्थ से 11.2 यहाँ से आप इसको इतनी वेलोसिटी से फेंकते हैं कि वो 11 किलोमीटर चली जाए 1 सेकेंड में, तो वो दोबारा ज़मीन पर वापस नहीं आएगी। ये हमने इस आर्टिकल से समझना था, राइट। तो फिर वो दोबारा ज़मीन पर कभी नहीं आएगी। अब इसके बेस के ऊपर हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सवाल आपको रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। वो सवाल ऐसा आता है, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। सवाल आपको ऐसा आता है, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, आप इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये रहा आपके पास मून का सरफेस, और ये कोई मास है, वो बिल्कुल पॉइंट मास हो सकता है। अब यहाँ है, ये है मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ मून, और ये है वही स्मॉल मास m। अब हमारे पास जो फार्मूला है कि जब हम ज़मीन से किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है √2gm। अब मून के लिए हम स्मॉल m में इसको लिख लेंगे, और ये आ जाएगी रेडियस ऑफ द मून। इस फार्मूले को हम अर्थ के फार्मूले के साथ रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। देखिए जो होगा मास ऑफ द जो मून है वो अर्थ के मास से 81 टाइम्स जो है 1/81 टाइम्स छोटा होता है।
और जो रेडियस ऑफ द मून है वो भी छोटी होती है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल। सो ये रेडियस रहेगी रेडियस ऑफ अर्थ से 1/4 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पुट कर दीजिए, हमारा फार्मूला जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में हो जाएगा 2g, ये आपके पास आ जाएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन 81। रेडियस ऑफ मून की जगह रख दीजिए रेडियस ऑफ अर्थ और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये वाला जो पार्ट है आपके पास रह गया, ये नियरली इसको 80 मान लीजिए। अब आपके पास रह गया 1/√80 और ये वाला जो पार्ट अंदर बचा 2gme/re, इसको हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। दिस पार्ट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप निकालिए इसको, मून के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई √80। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये नियरली आ जाएगा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यदि आप मून की बात करें, देखो आपको यदि अर्थ से यदि किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो आपको 11 किलोमीटर लगभग 1 सेकंड में आपकी बॉडी जो वो 11 किलोमीटर दूर चली जानी चाहिए। पर यदि आप चांद की बात करें तो 1 सेकंड में लगभग 2.5 किलोमीटर दूर भी चली जाए तब भी वो दोबारा चांद के सरफेस पर नहीं आती है। इसका मतलब साफ हुआ कि जो एटमॉस्फेयर चांद के ऊपर है उसको चांद का सरफेस छोड़ने के लिए बहुत कम एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। इसलिए ये जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं वो बड़ आसानी से इस वेलोसिटी को गेन कर लेते हैं और वो सरफेस को छोड़ देते हैं। दैट इज़ द रीज़न भाई मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।